Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the properties of hydrides of group 15, 16 and 17 elements and the oxo acids of sulfur and halogens. Students, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे hydrides of 15, 16 and 17 group elements. Students, जनरली हम जो 15, 16 और 17 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं ये सेपरेटली पढ़ते हैं। ग्रुप 15 के साथ उसके हाइड्राइड्स पढ़ते हैं, ग्रुप 16 के साथ उसके हाइड्राइड्स और ग्रुप 17 के साथ उसके हाइड्राइड्स पढ़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि मेरा कुछ पढ़ाने का तरीका अलग है। मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दी है और उस टेबल के अंदर मैंने ग्रुप 15, 16 और 17 के हाइड्राइड्स को लिस्ट करा है और उनकी सभी प्रॉपर्टीज़ को कंपैरेटिवली आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि वो आपको इजीली समझ में भी आए और आप उनको इजीली लर्न भी कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एक साथ ग्रुप 15, 16 और 17 के हाइड्राइड्स की सभी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करके और उसको एक टेबुलेट करके उसको हम कंपेयर करके फिर उसको हम समझेंगे और उसको लर्न करेंगे, तो इससे आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है वो है इसके अंदर स्टूडेंट्स जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो है बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो हम ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स, ये हमारे ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स हैं, ये ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स हैं और ये ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूले कैसे आए, ये हाइड्राइड्स कैसे बने। तो मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ स्टूडेंट्स कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं। अगर हमारे पास में ग्रुप 15 एलिमेंट है तो बताओ इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो हमने ग्रुप 15 एलिमेंट्स को लिखा पहले। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है और स्मिथ आता है। ठीक है, ये हमने पहले ही याद किया था, नाना पाटेकर असरानी सब बिंदास है, इस तरह से याद किया था हमने 11th में। अब हमने इसमें 3-3 हाइड्रोजन्स के साथ इनके बॉन्ड बनवा दिए, यानी कि ये बन गया NH3, ये बन गया PH3, ये बन गया ASH3, ये बन गया SBH3 और ये बन गया BiH3। तो ये हमारे पास में हाइड्राइड्स आ गए स्टूडेंट्स और ये हाइड्राइड्स हमारे आ गए 15 ग्रुप के। ठीक है, इसी तरीके से जब स्टूडेंट्स हम 16 ग्रुप में चले गए तो उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, यानी कितने बॉन्ड्स बनाएंगे, 2। तो हमने ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को लिखना शुरू करा, O, S, Sc, Te एंड PO। ठीक है, और इनको हमने 2-2 हाइड्रोजन्स के साथ ऐड कर दिया, यानी कि H2O, H2S, H2Sc, H2Te एंड H2PO। इस तरह से हमें ग्रुप 16 के क्या मिल गए स्टूडेंट्स, हाइड्राइड्स। तो ये हमारे आ गए ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स अगर हम 17 ग्रुप में चलते हैं तो 17 ग्रुप के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो पहले हमने 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को लिखा F, Cl, Br और I। अब एक ही बॉन्ड बनाएंगे, ये तो हमने एक एक हाइड्रोजन के साथ इनको बॉन्ड बनवा दिया, HF, HCl, HBr एंड HI। इस तरह से हमें ये 17 ग्रुप के क्या मिल गए, हाइड्राइड्स मिल गए, ये 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स मिल गए और ये 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स मिल गए। ठीक है, अब हम इनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, बहुत इजी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है और इसीलिए मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। मैंने आपको ग्रुप 15, 16, 17, 18 सभी ग्रुप के एलिमेंट्स की वीडियो शेयर करी हैं और मैंने इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको नहीं कराया उसमें, क्योंकि मुझे इसकी सेपरेट वीडियो बनानी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं बॉन्ड एंगल। ठीक, बॉन्ड एंगल में हम स्टूडेंट्स बात करेंगे एक तो 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स की और एक 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स की। ठीक है, 15 ग्रुप के जितने भी हाइड्राइड्स होंगे स्टूडेंट्स, ये वाले जितने भी हाइड्राइड्स होंगे, इन सब की शेप जो होगी, 15 ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होंगे उनकी जो शेप होगी, 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स
कि सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 और सभी कैसी शेप के होंगे पिरामिडल, जैसा कि हमने सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन में, और वहाँ हमने देखा था कि अमोनिया की शेप कैसी आ रही थी, पिरामिडल आ रही थी। तो सभी जितने भी हाइड्राइड्स होंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि इसमें आपके PH3 आ गया, ASH3 आ गया, SbH3 आ गया, BiH3 आ गया, सभी के सभी sp3 हाइब्रिड होंगे, सभी के सभी पिरामिडल शेप के होंगे। लेकिन एक चीज़ इनमें डिफ़र करेगी, और वो कौन सी चीज़ डिफ़र करेगी? बॉन्ड एंगल। ठीक, अब बॉन्ड एंगल इनका अलग अलग क्यों होगा, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो स्टूडेंट्स, कि जैसे मैंने दो एग्जाम्पल ले लिए, एक मैंने ले लिया अमोनिया का और एक मैंने ले लिया बिस्मिथ का, सपोज करो। ठीक है, तो ये बिस्मिथ की शेप हो गई, ये बिस्मिथ की शेप हो गई, और ये वाली अमोनिया की शेप हो गई, और ये वाली BiH3 की शेप हो गई। अब हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, ये हो गया बॉन्ड एंगल। तो जो बॉन्ड एंगल है ये इसका बॉन्ड एंगल हो गया। तो हम देखेंगे कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल जो है वो BiH3 के बॉन्ड एंगल से ज़्यादा है। क्यों है? तो इसका आंसर हम स्टूडेंट्स दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेस पर। यहाँ है नाइट्रोजन और यहाँ है बिस्मिथ। तो अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं N P AS SB BI, तो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। यानी कि N की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो बिस्मिथ की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से क्या है? ज़्यादा है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, देखो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके बीच में? H और N के बीच में जो बॉन्ड बना था कोवेलेंट, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच की जो लोन बॉन्ड पेयर रिपल्जन है, कौन से रिपल्जन स्टूडेंट्स? बॉन्ड पेयर रिपल्जन जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो बॉन्ड पेयर रिपल्जन इंक्रीज करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? इसका बढ़ जाएगा। तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल जो है स्टूडेंट्स वो BiH3 के बॉन्ड एंगल से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड पेयर जो है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो उनमें बॉन्ड पेयर रिपल्जन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए हैं। जबकि बिस्मिथ के केस में स्टूडेंट्स क्या होगा? बिस्मिथ के केस में मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यह हमारा अगर बिस्मिथ है तो ये जो H है, ठीक है, ये H हो गया, ये हो गया बिस्मिथ हमारा। अब मैं इन बॉन्ड लेंथ्स की जगह पे मैं यहाँ क्या दिखा रही हूँ? बॉन्ड पेयर दिखा रही हूँ। तो ये वाला हमारा क्या आ जाएगा? बॉन्ड पेयर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये बॉन्ड पेयर जो है बिस्मिथ की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो कम है, तो ये किसकी तरफ है? हाइड्रोजन की तरफ है, और हाइड्रोजन की तरफ है तो इनमें BP रिपल्जन्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो BP रिपल्जन्स कम हो जाएंगे तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात मैंने आपको समझाई कि इस केस के लिए स्टूडेंट्स 15 ग्रुप एलिमेंट्स के लिए समझाई। सेम टू सेम बात किसके लिए हो जाएगी? 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स के लिए हो जाएगी। अब देखो स्टूडेंट, जो 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स होंगे, जैसे कि H2O है, तो हमें सबको पता है इसकी शेप कैसी होती है? V शेप होती है, और इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है स्टूडेंट? sp3 होता है। ये सब मैं आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसकी जो शेप, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा, और इसकी जो शेप हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? V शेप हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने इसको कंपेयर कर रही हूँ अगले, इसका जो है लास्ट में जो आता है, इसमें लास्ट में वाटर आ गया। इसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे स्टूडेंट्स? एक तो आ गया आपका O, एक आ गया S, SC, TE एंड PO। सपोज करो मैं TE की बात कर रही हूँ, तो क्या होगा? TE, और यहाँ क्या आएगा? H, और यहाँ क्या आ जाएगा? H, और यहाँ कितने लोन पेयर आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो शेयर्ड पेयर किसकी तरफ जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ TE और H की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब आप खुद ही देखिए स्टूडेंट्स कि ये वाले बॉन्ड पेयर एक दूसरे के क्या आ गए? पास आ गए, जबकि ये वाले बॉन्ड पेयर एक दूसरे से क्या हो गए? दूर हो गए।
तो यहाँ बीपी बीपी रिपल्शन यानी बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ क्या होगा, मोर होगा, ठीक है। यानी यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इसका बॉन्ड एंगल इसके TeH2 के बॉन्ड एंगल से क्या हो, H2TE के बॉन्ड एंगल से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। यानी कि वाटर का बॉन्ड एंगल जो है वो H2TE के बॉन्ड एंगल से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को स्टूडेंट्स मैंने यहाँ बहुत ही ईजी वर्ड्स में ईजी तरीके से आपको समझाया है। कैसे समझाया है स्टूडेंट्स, आप वो देख लीजिए इसके अंदर कि हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी कम होंगे, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होंगे तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा, ठीक। ये मैंने आपको यहाँ अमोनिया का और PH3 का एग्जाम्पल लेकर के समझाया है। अभी मैंने आपको जो यहाँ पे समझाया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया उसी को मैंने यहाँ पे समराइज़ किया है कि जैसे जैसे हम स्टूडेंट्स नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाएंगे वैसे वैसे साइज़ बढ़ेगा, यानी बिस्मिथ का साइज़ ज़्यादा होगा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अगली प्रॉपर्टी के ऊपर और वो आती है हमारी थर्मल स्टेबिलिटी। देखो स्टूडेंट्स, कोई थर्मल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर हम इन हाइड्राइड्स को गर्म करें तो कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, कौन जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट्स, कौन जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा, जिसमें बॉन्ड स्ट्रांग होंगे। और बॉन्ड किस में स्ट्रांग होंगे, जहाँ बॉन्ड लेंथ कम होगी। और बॉन्ड लेंथ कहाँ कम होगी, जहाँ साइज कम होगा। तो वेरी सिंपल आंसर इसका किसके पास में है स्टूडेंट्स, साइज के पास में आएगा। यहाँ आंसर किसके पास आया था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के पास आया था। तो जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं यानी कि हम NP और फिर उसके बाद में AS एंड देन SB एंड देन BI नीचे की तरफ आ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, अमोनिया, और सबसे कम स्टेबल कौन हो गया, BiH3। और यही बात स्टूडेंट्स किस पर अप्लाई होगी, 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स पर। ये 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं, ये 17 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं और ये 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं। तो 16 ग्रुप्स के हाइड्राइड्स पे भी यही बात अप्लाई होगी, ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है और पोलोनियम का साइज सबसे बड़ा है। इन द सेम वे F का साइज सबसे छोटा है और I का साइज सबसे बड़ा है। तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ वाटर की हुई, यहाँ HF की हो गई और यहाँ NH3 की हो गई। यहाँ सबसे कम BiH3 की, यहाँ H2PO की और यहाँ HI की होगी। वेरी सिंपल। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात ध्यान रखनी है कि एग्जाम में आपसे कभी तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछते हैं और कभी वो आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछते हैं, ठीक है। तो हमें देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया। जैसे अब मैंने यहाँ जो आंसर दिया है वो कौन सा ऑर्डर दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है। तो अगर आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो उसी हिसाब से आपको आंसर अपना देना है, ठीक है। अगर वो आपसे कोई ऑर्डर नहीं पूछते, सिंपली कहते हैं अरेंज देम, ठीक है, arrange them in all which will have highest thermal stability, which have lowest thermal stability। या वो आपसे ऐसे भी पूछते हैं कि NH3 और PH3 में से किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, या SbH3 और BiH3 में से किसकी ज़्यादा है। दो को भी कंपेयर करा सकते हैं, सभी को भी कंपेयर करा सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी। ये डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा है। हमें तो बस ये पता होना चाहिए कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए पीछे कंसेप्ट क्या है। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ बता दिया है, ठीक है। अगला स्टूडेंट्स इसके अंदर आता है रिड्यूसिंग करेक्टर। अब देखो स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग करेक्टर का क्या मतलब है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो स्टूडेंट्स, ये सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, सभी हाइड्राइड्स रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करता है। और वो रिड्यूस कैसे करेगा, हाइड्रोजन दे के करेगा। अब इन सबके पास में हाइड्रोजन है तो ये सब हाइड्रोजन दे सकते हैं, सभी रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा स्टूडेंट्स, जो H एटम जो है वो जल्दी रिलीज करेगा, जो इजीली रिलीज कर देगा। अब इजीली कौन रिलीज करेगा स्टूडेंट्स, जहाँ बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। और बॉन्ड कहाँ वीक होगा, जहाँ बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगेन आंसर किसके पास आ गया स्टूडेंट, साइज के पास आ गया।
तो इसका आंसर भी किसके पास है, साइज के पास है। जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पड़ा है उसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर किसका हो जाएगा, रिड्यूसिंग का हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा, साइज जितना बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड उतना वीक होगा, उतनी जल्दी टूटेगा और उतनी ही जल्दी वो एच एटम को रिलीज करेगा। तो देखो मैंने बिल्कुल सिंपली तरीके से आपको सिंपली वे में बताया है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, तो रिलीज ऑफ एच एटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग करेक्टर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही बात स्टूडेंट्स तीनों ग्रुप के हाइड्राइड्स पे डिपेंड करेगी। यहाँ BiH3 सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ आपका जो है वो H2PO सबसे ज़्यादा हो जाएगा रिड्यूसिंग करेक्टर, और यहाँ HI का रिड्यूसिंग करेक्टर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं स्टूडेंट्स डायपोल मोमेंट एंड परसेंटेज आयनिक करेक्टर। देखो स्टूडेंट, चाहे हम डायपोल मोमेंट की बात करें, चाहे हम आयनिक करेक्टर की बात करें, दोनों ही चीज़ें किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड करती हैं। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा दो एलिमेंट्स के बीच में, उतना ही ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा और उतना ही ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा। तो आप बताइए स्टूडेंट्स, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज तो क्या होता है, इंक्रीज, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। यानी सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट और आयनिक करेक्टर किसका हो जाएगा, वाटर का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, H2PO का। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने केवल 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स को ही डिस्कस किया है। इन दोनों के बारे में कोई बुक में इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। मैं आपको यहाँ पर केवल किसके बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स के बारे में। इन केस अगर क्वेश्चन आपका यहाँ पे 15 ग्रुप के हाइड्राइड से या 17 ग्रुप के हाइड्राइड से बनता है, तो इसी तरीके से जैसे आपने यहाँ एक्सप्लेन करा है उसी तरीके से आप इनको यहाँ भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर स्टूडेंट्स एसिडिक करेक्टर। अब देखिए एसिडिक करेक्टर के अंदर क्या है स्टूडेंट्स। अब पहले तो आप ये देखिए एसिड कौन होते हैं। एसिड वो होते हैं जो H+ रिलीज करते हैं। ये सभी H+ रिलीज कर सकते हैं, सब के सब हाइड्राइड्स H+ रिलीज कर सकते हैं। क्यों रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन है। अब देखो स्टूडेंट्स, H+ तो सभी रिलीज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिलीज कौन करेगा, ज़्यादा रिलीज वो करेगा जहाँ पे बॉन्ड वीक होगा, टूटेगा तभी तो H+ मिलेगा। अब N और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो टूटेगा इस तरीके से, ये NH का बॉन्ड है और ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो H+ रिलीज होगा। तो H+ रिलीज तब होगा जब बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड कब टूटेगा, जब बॉन्ड जो है वीक होगा। बॉन्ड कब वीक होगा, जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ कब ज़्यादा होगी, जब साइज ज़्यादा होगा। अगेन आंसर किसके पास चला गया, साइज के पास चला गया। अब आपकी बुक में स्टूडेंट्स 15 ग्रुप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, इसलिए मैं यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ और मैं 16 और 17 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अब आप देखिए स्टूडेंट, जो रिड्यूसिंग करेक्टर का ऑर्डर था ना, वही एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर होगा। वही सेम आंसर है विद डिफरेंस कि यहाँ हम H+ की बात करेंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिडिक करेक्टर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने H की बात करी थी, क्योंकि यहाँ पर हम रिड्यूसिंग करेक्टर की बात कर रहे थे। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अगर हम रिड्यूसिंग करेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे, H की। और अगर हम एसिडिक करेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे, H+ की। ठीक है, तो आंसर सेम है स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग करेक्टर में H आ जाएगा और एसिडिक करेक्टर में H+ आ जाएगा। अब आप देखिए सबसे बड़ा कौन हो गया, PO। बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा SQ, बॉन्ड सबसे वीक इसका होगा, H+ सबसे ज़्यादा ये रिलीज करेगा। इन द सेम वे यहाँ HI जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर शो करेगा, क्योंकि I का साइज सबसे बड़ा है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा H+ भी यही रिलीज करेगा। ठीक है, अगली 6 प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स, और वो अगली प्रॉपर्टी आपकी आती है बेसिक करेक्टर। अब देखो स्टूडेंट्स, बेसिक करेक्टर में हम केवल इसको डिस्कस करेंगे, ये दोनों बेसिक करेक्टर शो नहीं करते। और जो 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं वो बेसिक करेक्टर शो करेंगे, और जो एसिडिक करेक्टर हैं वो 16 और 17 के शो करेंगे। ठीक है, तो बेसिक करेक्टर में स्टूडेंट्स बहुत देखो अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इसका ध्यान से समझना कि यहाँ पर मैंने ये स्ट्रक्चर लिखा है अमोनिया का और ये लिखा है PH3 का। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ये है हमारा अमोनिया और ये है इसके पास में लोन पेयर, ये बीच में कौन है, नाइट्रोजन है छोटा सा। ठीक है, और P का साइज ज़्यादा बड़ा है तो मैं यहाँ पे P लिख रही हूँ और ये क्या लिख रही हूँ, मैं H लिख रही हूँ, और ये इसके पास लोन पेयर है।
क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स कि नाइट्रोजन का तो साइज छोटा है और उसके पास भी एक लोन पेयर है, और फास्फोरस का साइज बड़ा है और उसके पास भी एक ही लोन पेयर है। ठीक है, तो एक छोटी फैमिली है और उसकी भी जो है जो एनुअल पे समझ लो या मंथली इनकम समझ लो वो 2000 है, और एक बड़ी फैमिली है उसकी भी 2000 है। तो बताओ रिच कौन हुआ, कंपैरेटिवली कौन रिच हो जाएगा, जो छोटी फैमिली होगी। इन द सेम वे यहाँ पर नाइट्रोजन का साइज छोटा है और उसके पास एक लोन पेयर है, फास्फोरस का साइज बड़ा है उसके पास भी एक लोन पेयर है। तो आपको क्या लगता है कि लोन पेयर की डेंसिटी, लोन पेयर की डेंसिटी या यूं कह लो कि लोन पेयर की अवेबिलिटी जो है वो किस में ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा होगी। अब मैं आप सोच रहे होंगे मैं लोन पेयर की बात क्यों कर रही हूँ, तो स्टूडेंट्स लेविस बेस कौन होते हैं, लोन पेयर डोनर। तो भाई लोन पेयर डोनेट करने वाली तो लेविस बेस कहलाते हैं, दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों डोनेट कर सकते हैं, लेकिन लोन पेयर की डेंसिटी किसके पास ज़्यादा है, नाइट्रोजन के पास ज़्यादा है, तो ये इजीली देगा। और इसीलिए बेसिक करेक्टर किसका ज़्यादा हो जाएगा, अमोनिया का। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक करेक्टर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले करेक्टर के ऊपर आते हैं स्टूडेंट्स, और अगला करेक्टर आता है हमारा, और वो आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर हमें दो फोर्सेस को स्टडी करना है। एक तो हमें स्टडी करना पड़ेगा एच बॉन्ड को, और एक स्टडी करेंगे हम वान डर वाल फोर्स को, वान डर वाल फोर्स। ऑब्वियसली अगर हम इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करें तो एच बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, और जो वान डर वाल फोर्स है वो कैसा माना जाएगा, वीक माना जाएगा। अब स्टूडेंट्स एच बॉन्ड किस में मिलता है, एच बॉन्ड की कंडीशन क्या थी स्टूडेंट्स, कि एच एटम जो है वो या तो किससे जुड़ा हो, एन से, या किससे जुड़ा हो, एफ से, या किससे जुड़ा हो, ओ। ठीक है, मैंने आपको बताया था फॉन। ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं तीनों ग्रुप्स में जाऊं तो यहाँ पर है अमोनिया जिसमें H किससे जुड़ा हुआ है, N से। यहाँ हो गया वाटर जिसमें H किससे जुड़ा हुआ है, O से। और यहाँ हो गया F जो किससे जुड़ा हुआ है, H से। यानी इन तीनों के अंदर जो बॉन्ड मिलेगा वो बॉन्ड कौन सा मिलेगा, H बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, इनके अंदर कौन सा बॉन्ड मिलेगा स्टूडेंट्स, इनके अंदर मिलेगा H बॉन्ड। ठीक है, बाकी सबके अंदर कौन सा फोर्स मिलेगा, वान डर वाल फोर्स मिलेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, वान डर वाल फोर्स भी ऐसा तो नहीं है कि इन सब में इक्वल होगा, नहीं, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स वान डर वाल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे, और सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। यानी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा और वान डर वाल फोर्स भी बढ़ेगा। यानी अगर स्टूडेंट्स मैं इन चारों के ऊपर आऊँ तो इनमें सबसे ज़्यादा वान डर वाल फोर्स किस में होगा, BiH3 में, क्योंकि इस BI का साइज सबसे बड़ा है, सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, वान डर वाल फोर्स सबसे ज़्यादा है। वेरी सिंपल। मेल्टिंग पॉइंट जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस मिलेंगे स्टूडेंट्स, उसी की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। तो इज़ वेरी क्लियर कि अमोनिया में तो H बॉन्ड आ गए, तो भाई इसका तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होना ही था। उसके बाद में BiH3 आ गया, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट वान डर वाल फोर्स है, इसमें कंपैरेटिवली वीक वान डर वाल फोर्स है, इसमें और भी वीक वान डर वाल फोर्स, और सबसे वीक वान डर वाल फोर्स किस में मिले, PH3 में, क्योंकि P का साइज सबसे छोटा है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम दो फोर्सेस लेके चलेंगे, एच बॉन्ड वर्सेस वान डर वाल फोर्सेस। एच बॉन्ड की कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए, और वान डर वाल फोर्सेस किस पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स पर, वो हमें समझ में आना चाहिए। हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब आप इसमें आप देखिए नेक्स्ट में H2, अगर हम ये बात हुई हमारे 15 ग्रुप्स की, अब मैं बात कर रही हूँ 16 ग्रुप्स में। तो 16 ग्रुप्स के अंदर स्टूडेंट्स हमने कोई आपको डाटा अवेलेबल नहीं थे बुक में, तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ, 17th ग्रुप के अंदर अब आप देखिए क्या हो गया। 17th ग्रुप में एक अनहोनी नज़र आई स्टूडेंट्स की HF के अंदर H बॉन्ड है, फिर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट HI से क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें। देखो स्टूडेंट्स, इसमें मिलेगा वान डर वाल फोर्स, इसमें मिलेगा वान डर वाल फोर्स, इसमें मिलेगा वान डर वाल फोर्स, और इसमें मिलेगा H बॉन्ड।
लेकिन यहाँ आई का साइज इतना बड़ा हो गया है और वॉन्डर सरफेस एरिया इतना ज़्यादा हो गया और वॉन्डरवॉल फोर्सेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो HF के H बॉन्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। ठीक, तो यहाँ H बॉन्ड इन HF जो है वो HI के वॉन्डरवॉल फोर्स से क्या हो गया, वीक हो गया। लेकिन इसका जो H बॉन्ड है HF का वो HBr और HCl के वॉन्डरवॉल फोर्सेस से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट देखो लर्न करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कुछ और कंसेप्ट लग रहा है, यहाँ कुछ और लग रहा है। देखो स्टूडेंट्स, हम केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअल डाटा तो हमें एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट को हम चेंज नहीं कर सकते, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वही। अब इस केस में अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा था, तो हमने उसको H बॉन्ड के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया कि भाई इसमें तो H बॉन्ड मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग है। अब जब हमें यहाँ के डाटास मिले तो उसमें हमने देखा HI का ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ हमने अपना कंसेप्ट क्या लगा दिया कि भाई वॉन्डरवॉल फोर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि वो HF के H बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक पड़ गए हैं HI के वॉन्डरवॉल फोर्स से। तो हमें तो एक्सप्लेनेशन देना है स्टूडेंट्स, हम सच्चाई को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ है हम उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंटली HI का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो होता है भाई, हमको इसमें कुछ हम नहीं कर सकते। तो हमने अपना यहाँ पर क्या कंसेप्ट अप्लाई करा है कि इसके HI के वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो हैं वो HF के H बॉन्ड से कैसे होंगे, वीक होंगे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपको कहा सेम इसी फिनोमिना पर अप्लाई करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ अमोनिया आ गया। अब अमोनिया की जो वॉन्डरवॉल फोर्सेस, अमोनिया के अंदर कौन सा बॉन्ड मिलेगा, H, और इनमें कौन सा फोर्स मिलेगा, वॉन्डरवॉल। अब अमोनिया के आगे से ज़्यादा SbH3 और BiH3 का, इसका मतलब इनके वॉन्डरवॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं और इनके वॉन्डरवॉल फोर्सेस वीक हैं अमोनिया के H बॉन्ड से। ठीक, तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि भी अमोनिया के H बॉन्ड जो है वो SbH3 और BiH3 के वॉन्डरवॉल फोर्सेस से वीक है, लेकिन PH3 और ASH3 के वॉन्डरवॉल फोर्सेस से ज़्यादा है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए स्टूडेंट्स, वो क्या कि जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे तब तो अमोनिया का सबसे ज़्यादा था, और जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो BiH3 का सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो भाई एक बात सोचो स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो दो अलग चीज़ है ना। जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम सॉलिड को किस में बदल रहे हैं, लिक्विड में। और जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम लिक्विड को किस में बदल रहे हैं, गैस में। तो जैसे जैसे स्टेट बदलेगी तो फोर्सेस भी बदलेंगे। अब अमोनिया, यहाँ पर अमोनिया में जो H बॉन्ड हैं वो सॉलिड एंड लिक्विड के बीच की बात हो रही है, लिक्विड स्टेट में बात हो रही है। यहाँ पर कौन से स्टेट में बात हो रही है, गैसियस स्टेट में। तो जब अमोनिया की स्टेट बदलेगी तो उसमें H बॉन्डिंग के एक्सटेंट भी तो बदलेगा। H बॉन्डिंग उतनी थोड़ी रहेगी, H बॉन्डिंग भी चेंज होगी। तो अमोनिया की सॉलिड स्टेट में H बॉन्डिंग अलग है, लिक्विड स्टेट में H बॉन्डिंग अलग है, और गैसेस स्टेट में H बॉन्डिंग अलग है। तो हम दोनों का आंसर एक नहीं दे सकते, दोनों का आंसर अलग हो सकता है। ठीक है, अब यदि हम स्टूडेंट्स यहाँ बात करते हैं 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स की तो सबसे ज़्यादा वाटर का है, और 17 ग्रुप की बात करें तो सबसे ज़्यादा HF का है। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स को लर्न कैसे करें हम, क्योंकि ये तो लर्न ही करना पड़ेगा। अब हम एक्सपेरिमेंट तो करने से रहे एग्जामिनेशन डेज में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप एक्सपेरिमेंट तो करके नहीं पता करोगे ना किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट। तो ये आपको लर्न करना है। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। आप देखो यहाँ H बॉन्ड वाला सबसे ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर भी H बॉन्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, यहाँ भी H बॉन्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर हमने मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस ही नहीं करा। तो भी दो जगह ही तो वेरिएशन आया हमारा, एक तो इस केस में आया वेरिएशन हमारा, एक तो इस केस में वेरिएशन आया है हमारा, और एक वेरिएशन जो है, एक वेरिएशन हमारा इस केस में आया है और एक वेरिएशन हमारा इस केस में आया है। बस इसको याद कर लो आप, बाकी सभी के अंदर आपका सेम रूल अप्लाई हो जाएगा कि जिसमें H बॉन्ड मिलेंगे वो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा और बाकियों का कम होगा, और बाकियों में उसका ज़्यादा होगा जिसमें वॉन्डरवॉल फोर्सेस ज़्यादा होंगे। ठीक, बस इन दोनों को आपने लर्न कर लिया। ये जो मैं आपको ग्रीन कलर के पेन से बता रही हूँ इनको हमने याद कर लिया। ठीक है, यहाँ पर HF जो है वो सेकंड लास्ट नंबर पे आ रहा है और यहाँ पर अमोनिया जो है वो मिडल में आ रहा है। ठीक,
अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट प्रॉपर्टी, और वह है वोलेटिलिटी। वो हमारी क्या आ गई है, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब अगर मैं हिंदी में कहूँ तो वह है वाष्पशीलता। अब बताओ वाष्पशीलता क्या होती है, वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी, वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी, यानी कि लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। अब आप बताओ स्टूडेंट्स, कौन जल्दी कन्वर्ट होगा, जिसमें बॉन्ड कैसे होंगे, वीक होंगे। ठीक, यानी हम देखो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में यही तो हो रहा है, लिक्विड गैस में बदल रहा है। अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा था, जिसमें फोर्स स्ट्रॉन्ग थे। अब कौन सी चीज़ जल्दी गैसेस स्टेट में आएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो हमने एक रिलेशनशिप याद कर ली स्टूडेंट्स की, वोलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसकी वोलेटिलिटी कम होगी। अब आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका था, वाटर का, तो इसकी वोलेटिलिटी क्या हो गई, सबसे कम हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने 15, 16 और 17 के हाइड्राइड्स करे हैं स्टूडेंट्स। इसमें हमने कुल मिला के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ करी हैं, एक बार फिर से नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टडी करा है बॉन्ड एंगल, उसके बाद हमने करा थर्मल स्टेबिलिटी, उसके बाद हमने करा रिड्यूसिंग करेक्टर, उसके बाद हमने करा डायपोल मोमेंट एंड परसेंटेज आयनिक करेक्टर, उसके बाद में हमने करा एसिडिक करेक्टर, उसके बाद हमने करा बेसिक करेक्टर, उसके बाद में स्टूडेंट्स हमने करा मेल्टिंग पॉइंट, आफ्टर दैट बॉइलिंग पॉइंट, एंड इन लास्ट वी हैव डिस्कस्ड वोलेटिलिटी। तो इस तरह से हमने 9 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी तीनों हाइड्राइड्स के लिए, 15, 16 और 17 के लिए हमने 9 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी। इट मीन्स हमने स्टूडेंट्स 27 क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि 9 तो हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई और 3 हमारे ग्रुप्स हो गए। समझ में आया। और इस तरह से हमने एक साथ कई चीज़ों को डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये हाइड्राइड्स तो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो सबसे पहले तो एक सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं कि ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, अगर इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखी जाए स्टूडेंट्स, तो ये वो एसिड है जिनमें ऑक्सीजन होती है। ठीक है, वो एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन होती है उनको हम कहते हैं ऑक्सो एसिड्स। और यहाँ हम किसके ऑक्सो एसिड्स को डिस्कस कर रहे हैं, सल्फर के। तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसमें ये देखेंगे कि सल्फर के 6 तरह के ऑक्साइड्स होते हैं। कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं स्टूडेंट्स, वो देख लीजिए। पहले नाम देख लेते हैं, सॉरी फॉर्मूले देख लेते हैं। H2SO3, H2SO4, H2SO5, वेरी सिंपल। यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें ये लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, H2SO4, इसमें से हमने एक ऑक्सीजन को माइनस करा। ये देखिए, इसको आप ऐसे कर सकते हो स्टूडेंट्स, एक मिनट रुको स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको आप ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो H2SO4 में से हमने एक ऑक्सीजन को माइनस कर दिया तो हमें मिला H2SO3। इसमें हमने एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो हमें मिला H2SO5। तो ये 3 एसिड्स तो हमें इस तरीके से याद करने हैं। फिर जो 3 एसिड्स हैं उनमें स्टूडेंट्स एक तो है H2SO4, ठीक है, प्लस H2SO4, तो बोलो क्या हो जाएगा, H4S2O8। डबल करा, हमने 2 मॉलिक्यूल लिए और उसमें से हमने एक वाटर को रिमूव कर दिया, तो बोलो क्या बन गया, H4 में से 2 H गए तो क्या बना, H2, ठीक है, S2 और एक ऑक्सीजन चला गया तो बचा O7। तो ये H2S2O7 आ गया। इसमें एक ऑक्सीजन हमने माइनस करा तो हमें मिल गया H2SO6, और इसमें हमने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो हमें मिल गया H2SO8। इस तरह से हमें 6 ऑक्सो एसिड्स करने हैं सल्फर के स्टूडेंट्स। सबसे हमें इसमें बेसिकली 2 याद करने हैं, H2SO4 एंड H2S2O7, 2 याद करने हैं स्टूडेंट्स। H2SO4 में एक ऑक्सीजन माइनस करा तो H2SO3, एक ऑक्सीजन ऐड करा तो H2SO5। H2S2O7 के अंदर स्टूडेंट्स हमने एक ऑक्सीजन माइनस करा तो H2S2O6 और एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो H2S2O8। ये 6 ऑक्सो एसिड्स हैं, हमें इनके नाम भी याद करने हैं और इनके स्ट्रक्चर्स भी करने हैं, और ये फॉर्मूले तो मैंने आपको बता ही दिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर को समझने के लिए सिंपल तरीका ये है स्टूडेंट्स कि हमने H2SO4 को ब्रेक डाउन करा
ब्रेक डाउन करने पर ये बनाएगा 2H+ और बनाएगा SO4-2। ठीक, अब हमने SO4-2 का शेप और हाइब्रिडाइजेशन निकाला, जो मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखे हैं। SO4-2 है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हाफ इंटू सल्फर कौन से ग्रुप में आता है 16 में, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6, प्लस सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, -2 चार्ज है तो हम +2 कर देंगे, टोटल 8/2 यानी क्या आ गया 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3 आ गया। दूसरा काम हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, लोन पेयर निकालने का होता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर आपके कितने हो गए हैं 4, और सराउंडिंग एटम यानी ऑक्सीजन भी कितने हो गए हैं 4, तो लोन पेयर कितने आ गए हैं 0। स्टूडेंट्स अगर लोन पेयर 0 आ जाते हैं तो शेप किसके अकॉर्डिंग होती है, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होती है, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप ऑब्वियसली क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। ठीक, तो हमने ये टेट्राहेड्रल बनाई शेप, ये हमने लिखा सल्फर, और यहाँ 4 ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, 2 माइनस चार्ज है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन जब भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो उस पर कौन सा चार्ज लगता है -1, और बाकी 2 जुड़ गए डबल बॉन्ड O से। तो ये स्ट्रक्चर हमें स्टूडेंट्स मिला सल्फेट का। अब देखो स्टूडेंट्स ये 2 H+ है, H+ कहाँ जोड़ेंगे जब माइनस है, तो एक H+ को हमने यहाँ जोड़ दिया और एक H+ को हमने यहाँ जोड़ दिया, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया और इस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर मिल गया, और ये मिल गया हमें टेट्राहेड्रल सल्फ्यूरिक एसिड का। वेरी सिंपल। देखो स्टूडेंट्स हमेशा जब भी आप लर्न करो तो प्रीवियस नॉलेज को अपनी नई नॉलेज, न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट करो ताकि आपको वो इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, बजाय हम इसको क्रैम कर रहे हैं H2SO4 के स्ट्रक्चर को, बेटर है कि हम इसको कनेक्ट कर लें अपनी प्रीवियस नॉलेज से कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते थे उससे। अब देखो स्टूडेंट्स अगर मैंने इसमें से एक ऑक्सीजन को माइनस कर दिया तो ये ऑक्सीजन माइनस हो गया, तो इसकी जगह क्या आ गया लोन पेयर, और अब लोन पेयर आ गई तो भाई इसकी शेप कैसी होगी पिरामिडल, और ये बन गया हमारा H2SO3 जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। इसको क्या बोला था हमने, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम बोलेंगे सल्फ्यूरस एसिड। ठीक, अब इसी में हमने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो वो ऑक्सीजन हम कहाँ ऐड करेंगे, देखो इस सल्फर और इस O के बीच में ऐड कर देंगे, तो ये देखो ये O आ गया बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं परऑक्साइड। ठीक है, अब परऑक्साइड बोलेंगे तो भाई इसको क्या बोल दिया हमने, परऑक्सो, और ये एक ही सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल था तो इसको हमने बोल दिया मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। और फॉर्मूला हमारा क्या आ गया H2SO5, ये S है स्टूडेंट्स, H2SO5 बन गया, और इसका नाम क्या हो गया, इस परऑक्साइड बॉन्ड की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो गया हमारा सल्फ्यूरस एसिड, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हो गया परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। देखो इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल है और इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल ही होगी। ठीक, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अगला जो मॉलिक्यूल हमें करना है स्टूडेंट्स वो ये वाला करना है H2H2O7। मैं आपको समझा देती हूँ कि ये H2H2O7 कैसे बनेगा। तो यहाँ देख देते हैं, यहाँ स्पेस है थोड़ा सा, तो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ स्टूडेंट्स कि ये कैसे आएगी शेप आपकी। ठीक है, तो एक बार देख लो आप कैसे हो रहा है ये। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने लिया H2, मैंने पहले सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है स्टूडेंट्स, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH एंड OH, ये हमारा पहला मॉलिक्यूल हुआ। अब मैं यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल कर रही हूँ, बना रही हूँ, इसी का ड्रॉ कर रही हूँ सल्फ्यूरिक एसिड का ही। ठीक है, ये बन गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड दूसरा। अब हमने इन दोनों को ऐड करके क्या निकालना था, माइनस वाटर करना है। ठीक है, तो ये इसका H निकल गया तो इसका क्या निकल जाएगा, OH निकल जाएगा। ठीक है, तो बताओ मुझे क्या स्ट्रक्चर मिला स्टूडेंट्स, देखो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये तो ये वाला मिल गया स्ट्रक्चर हमें। अब इसके बाद यहाँ हमें क्या मिला O, क्योंकि वो H तो निकल गया तो ये हमारा आ गया O। यहाँ से H और O दोनों चले गए हमारे। ठीक है, तो इसका मतलब इस O ने डायरेक्टली इस O ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये S आ गया डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया OH। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग है ना। अब आप देखिए कि ये आपके H कितने हो गए 2, तो क्या हो गया H2, S भी कितने हो गए 2, तो S2, O कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया H2H2O7।
ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। 2 मॉलिक्यूल लिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड के और उसमें से वाटर को रिमूव करा। इसके सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए और वाटर को रिमूव करा तो हमें मिल गया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला था H2SO7 और शेप इसकी भी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। और इसको कमर्शियली स्टूडेंट्स जो है ओलियम के नाम से जाना जाता है। ओलियम जो जनरली सल्फोनेशन की रिएक्शंस में काम आता है। ठीक। अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ हमने सल्फ्यूरिक एसिड में से एक बार ऑक्सीजन को माइनस करा और एक बार ऑक्सीजन को ऐड किया, इन द सेम वे इसके अंदर भी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी हम एक बार ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, ऐड, और एक बार क्या कर रहे हैं, माइनस। तो जब ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स यहीं ऐड करेंगे, तो ये देखो ये 2 ऑक्सीजन बन गई, यहाँ 1 ऑक्सीजन थी, यहाँ 2 ऑक्सीजन आ गई, फिर परऑक्साइड बॉन्ड आ गया, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, परऑक्सो। वहाँ हमने स्टूडेंट्स क्या बोला था, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ हम इसको क्या बोल देंगे, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और 1 ऑक्सीजन ऐड होने के बाद फॉर्मूला बन गया H2S2O7 + 1 H2S2O8 हो गया। ठीक। और अगर हम माइनस ऑक्सीजन करेंगे तो इसी ऑक्सीजन को माइनस करेंगे तो ये दोनों सल्फर आपस में जुड़ जाएंगे। जब 2 सल्फर आपस में जुड़ जाते हैं स्टूडेंट्स, जब सल्फर के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं तो हम थायो वर्ड यूज में लेते हैं, और यहाँ पे 2 सल्फर हो गए तो उसको बोलेंगे डाईथायोनिक एसिड। तो ये हमारा बन गया डाईथायोनिक एसिड, और इसमें O7 की जगह क्या आ जाएगा, O6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना आसान है ये सल्फर के ऑक्सो एसिड्स को याद करना। हमने केवल 2 ऑक्सो एसिड्स याद करे थे स्टूडेंट्स। एक तो इसमें हमने क्या याद किया, H2SO4, और एक हमने याद करा H2S2O7। इसमें हमने पहले -O कर दिया तो हमें मिला H2SO3, और फिर हमने इसमें +O कर दिया तो हमें मिल गया H2SO5। इन द सेम वे यहाँ पर हमने -O करा तो हमें मिल गया H2S2O6, और इसमें अगर हमने +O करा तो हमें मिल गया H2S2O8। तो सभी स्ट्रक्चर्स टेट्राहेड्रल हैं स्टूडेंट्स, केवल एक सल्फ्यूरस एसिड जो है वो इसमें पिरामिडल शेप का है। हमने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ भी कर ली, हमने उनकी शेप्स भी पता कर ली, हमने उनके नाम भी याद कर लिए, हमने उनके फॉर्मूले भी कर लिए। अब जनरली एग्जाम में स्टूडेंट्स क्या आता है कि आपसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करवाई जाती हैं, तो आप मेरे ख्याल से इजीली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे, यहाँ कोई क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको तरीके बता दिए हैं कि आप इनको कैसे लर्न करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा आता है अब ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन 17 ग्रुप में। स्ट्रक्चर्स में ऑलरेडी आपको स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर तो मैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँगी स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये वाली वीडियो। इस वीडियो का हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको बहुत अच्छी तरह से समझना भी है और याद भी करना है। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन में स्टूडेंट्स पहले तो हम इनके देखते हैं नाम। 4 तरह के ऑक्सो एसिड्स होंगे स्टूडेंट्स, हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलिक एसिड, परहेलिक, पहले प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। फॉर्मूला होगा HOX, HOXO, HOXO2, HOXO3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम स्टूडेंट्स जो है सभी ऑक्सीजन को एक साथ कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका HOX, HXO2, HXO3 एंड HXO4। सभी में हैलोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग हैं। यहाँ +1 है, यहाँ +3 है, यहाँ +5 है, यहाँ +7 है। सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन शेप सबकी अलग अलग होगी, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको पहली प्रॉपर्टी डिस्कस कर रही हूँ। ऑक्सो एसिड्स की 2 प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। एक तो हम इनका करेंगे एसिडिक करेक्टर डिस्कस, और दूसरी इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने स्ट्रॉन्ग है। ये 2 ही चीज़ें डिस्कस करनी है हमें अलग अलग कंडीशंस में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइपोहेलस एसिड। अब हाइपोहेलस एसिड कौन सा था स्टूडेंट्स, HOX था। अब मैं यहाँ x की वैल्यू बदलती जा रही हूँ। x की वैल्यू Cl पुट करी, Br पुट करी, I पुट करी, तो हमें 3 तरह के मिले, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस एंड हाइपोआयोडस एसिड। इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसमें Cl होगा, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इसका आंसर किसके पास गया स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू हम इसको आंसर कर सकते हैं। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ज़्यादा खींचेगा तो H+ का रिलीज ज़्यादा होगा। यहाँ पे मैं 3 एरो लगा रही हूँ, इट मीन्स
यहाँ पर जो है H+ ज़्यादा रिलीज़ होगा, 2 एरो है, इसका मतलब ब्रोमीन कम खींच रहा है, और I जो है वो उसमें एक ही एरो, इसका मतलब ये और भी कम खींच रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा Cl की है, तो ये बॉन्ड पेयर्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, Br कम खींचेगा, I कम खींचेगा। या 3 एरो या 2 एरो या 1 एरो है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी वैसे वैसे H+ जो है उसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ होती चली जाएगी। सिंपल, वेरी सिंपल। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स पर हेलिक एसिड्स का भी आंसर आ जाएगा। पर हेलिक एसिड्स में हमारा फॉर्मूला क्या चल रहा था स्टूडेंट्स, HOXO3 चल रहा था। तो मैं यहाँ पर X की अलग अलग वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। यहाँ मैंने Cl पुट कर दी, यहाँ Br पुट कर दी, यहाँ मैंने कौन सी पुट कर दी है, I पुट कर दी। इसका आंसर भी किसके पास है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास है। ऑब्वियसली यहाँ Cl है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा बॉन्ड पेयर्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये कम खींचेगा, ये सबसे कम खींचेगा। तो H+ का रिलीज सबसे ज़्यादा Cl के केस में होगा, देन Br के केस में, देन I के केस में। इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड एंड पर आयोडिक एसिड। ठीक है, यही मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट्स अगली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हाइपोहेलस एसिड्स। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब ये है कि जो हाइपोहेलस एसिड्स हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें इनकी स्ट्रेंथ को तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो स्टूडेंट्स देखो, इसका आंसर तो मिलेगा हमें रिडक्शन पोटेंशियल के पास में। हमें पता है स्टूडेंट्स कि जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है उतना ही ज़्यादा रिडक्शन होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अब स्टूडेंट्स इतने रिडक्शन पोटेंशियल हम लर्न तो कर नहीं सकते हैं, तो लर्न करने का मैंने एक तरीका बनाया यहाँ पर, क्या, CBI। ठीक है, तो CBI के अकॉर्डिंग C का मतलब यहाँ किससे हो गया, Cl से, B का मतलब किससे हो गया, Br से, और I का मतलब I से ही है, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन से है। ठीक है, तो CBI के फॉर्म में हमने क्या लर्न करा है स्टूडेंट्स कि जो HOCl है, हाइपोक्लोरस एसिड है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो हाइपोब्रोमस एसिड के लगभग बराबर है। इसका मतलब है लगभग बराबर है। और हाइपोब्रोमस एसिड जो है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो हाइपोआयोडस एसिड से ज़्यादा है। तो ये हो गया हाइपोक्लोरस एसिड, ये हो गया हाइपोब्रोमस एसिड, ये हो गया हाइपोआयोडस एसिड। CBI का मतलब सबसे पहले हम HOCl लिखेंगे, फिर HOBr लिखेंगे, फिर HOI लिखेंगे। यहाँ पर हम जो है ऑलमोस्ट इक्वल का साइन लगा देंगे, यहाँ हम जो है वो ग्रेटर का निशान लगा देंगे। इसका मतलब HOCl और HOBr का ऑक्सीडाइजिंग पावर लगभग सेम है, और HOBr की ऑक्सीडाइजिंग पावर HOI से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि OCl नेगेटिव और OBr नेगेटिव का रिडक्शन पोटेंशियल लगभग सेम है, और OBr नेगेटिव का रिडक्शन पोटेंशियल OI नेगेटिव के रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा है। ठीक, greater the reduction potential, greater will be the oxidizing power। ठीक, अब हम परहेलिक एसिड्स को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। परहेलिक एसिड्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर को देखते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स उसको इसका भी आंसर ऑब्वियसली हमें किससे देना है, रिडक्शन पोटेंशियल से देना है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन ज़्यादा होगा, और जिसका रिडक्शन ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। तो इसके लिए मैंने जो ब्रीफ में लर्न करने के लिए जो इसकी बनाया है मैंने इसमें, वो है FBIC। F का मतलब यहाँ किससे आ जाएगा, फ्लोरीन से आ जाएगा, B का मतलब ब्रोमीन, I का मतलब आयोडीन, और C का मतलब हो जाएगा, ये इस एब्रीवेटेड फॉर्म से हम याद कर सकते हैं, C का मतलब हो गया क्लोराइड। यानी कि स्टूडेंट सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया फ्लोरीन, उसके बाद में मैंने ये आपका परहेलिक एसिड्स है स्टूडेंट्स, तो ये आपका मैंने ब्रोमीन परहेलिक एसिड लिख दिया, यहाँ पर मैंने आयोडीन का परहेलिक एसिड लिख दिया, और यहाँ मैंने क्लोरीन का परहेलिक एसिड लिख दिया। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसमें सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का, उसके बाद में BrO4- का, उसके बाद IO4- का, और उसके बाद में ClO4- का हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से इसको लर्न कर लिया स्टूडेंट्स। तो अब हमने देखा कि अभी हमने दो तरह के एसिड डिस्कस करे स्टूडेंट्स। एक तो हमने क्या करा, हाइपोहेलस करा, और एक हमने इसमें डिस्कस किया परहेलिक। दोनों की हमने दो चीज़ें लर्न करी, दो चीज़ें समझी। एक तो इनके एसिडिक करेक्टर्स को समझा, एसिडिक करेक्टर का आंसर था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के पास में, और दूसरा हमने इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को डिस्कस करा जिसका आंसर था रिडक्शन पोटेंशियल के पास में। ठीक, अब हम अगला केस देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे। हेलोजन सेम होगा, अभी आप देख रहे थे यहाँ अलग अलग हेलोजन, तब हेलोजन सेम है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी सेम थी, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी। हेलोजन सेम होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी। अभी प्रीवियस केसेस में जो हमने देखा वहाँ पर हेलोजन डिफरेंट थे और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम थी। ठीक है, तो एसिडिक करेक्टर डिस्कस करेंगे हम परहेलिक एसिड्स का सबसे पहले। तो HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO, ये आपके परहेलिक एसिड्स हो गए क्लोरीन के। ठीक है, ये हाइपोक्लोरस एसिड हो गया, ये हेलिक एसिड हो गया, ये आपका क्लोरिक एसिड हो गया, ये आपका क्लोरस एसिड हो गया, ये परक्लोरिक एसिड हो गया। ठीक, अब स्टूडेंट्स जो एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर होगा वही Ka का ऑर्डर होगा। Ka कौन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। ये हम पहले भी, मैं आपको ऑर्गेनिक में भी समझा चुकी हूँ, पहले भी हमने बायोमोलिक्यूल्स में भी जब हमने अमीनो एसिड्स डिस्कस करे थे तब भी बता चुकी हूँ, कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एसिडिक करेक्टर का मतलब होता है H+ से, और H+ का संबंध होता है Ka से, और Ka और pKa एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जिसकी Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी pKa की वैल्यू कम होती है। तो एसिडिक ऑर्डर और Ka का ऑर्डर सेम है, हम देख रहे हैं, और pKa का ऑर्डर जस्ट रिवर्स है। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो परक्लोरिक एसिड है वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है और हाइपोक्लोरस की सबसे कम है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से भी आंसर दे सकते हैं हम, वो सिंपल है। यहाँ इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +3 है, यहाँ +5 है, यहाँ +7 है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें पता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको 15 ग्रुप एलिमेंट्स में भी समझाया था कि जो एसिडिक करेक्टर होता है वो एसिडिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एसिडिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका एसिडिक करेक्टर सबसे ज़्यादा, और इसकी Ka की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा और pKa की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। एक तो आंसर ये है, सिंपल। अगर इसको हम और डिटेल में समझना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो वो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखो ये मैंने भी आपको बताई, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। एक और आंसर है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो एनायन लेफ्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि ये पर क्लोरिक एसिड है, ये हमारा क्लोरिक एसिड है, ये क्लोरस एसिड है, और ये हाइपोक्लोरस एसिड है। इसमें से हम H+ को रिमूव कर देते हैं। तो अगर इनमें से हम H+ को रिमूव करते हैं तो हमें जो एनायन मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सो एनायन। ये हो गया ऑक्सो एनायन। ठीक है, तो ये हो गया ClO4-, ClO3-, ClO2- एंड ClO-। ठीक, अब इसमें स्टूडेंट्स साथ में हमें क्या मिलेगा, H+ मिलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। ये साथ में हमें H+ मिलेगा इनमें। ठीक, अब आप बताइए स्टूडेंट्स, ज़्यादा H+ आपको कब मिलेंगे, जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। फॉरवर्ड में रिएक्शन कब जाएगी, जब ये ऑक्सो एनायन जो है वो स्टेबल होंगे। तो अब एक्चुअली हमें करना क्या है कि जो ये 4 एनायन है इनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करना है। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वही रिएक्शन फॉरवर्ड में ज़्यादा होगी और ज़्यादा H+ को रिलीज़ करेगी, और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी, Ka की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और pKa की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, अब स्टेबिलिटी को डिस्कस कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आप देखिए यहाँ माइनस चार्ज है और दिस माइनस चार्ज विल डीलोकलाइज ओवर 4 ऑक्सीजन एटम्स। ये 4 ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज होगा, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज्ड है, यहाँ 2 ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज्ड है, और यहाँ केवल एक ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। चार्ज का जितना ज़्यादा डिस्पर्शन होता है, यानी कि चार्ज का जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो एनायन या कैटायन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है।
तो यहाँ ज़्यादा ClO4 माइनस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 4 ऑक्सीजन एटम्स पे, तो रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड में जाएगी, ज़्यादा फॉरवर्ड में जाएगी तो ज़्यादा H+ रिलीज करेगी, ज़्यादा एसिडिक करेक्टर हो जाएगा। ठीक, यही बता रखा है। ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ग्रेटर विल बी डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज, ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ग्रेटर विल बी रिलीज ऑफ H+ आयन, ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। सिंपल। ये जो बात मैंने आपको यहाँ समझाई है, इसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक, अब इन्हीं परहैलिक एसिड्स, इन्हीं अलग अलग एसिड्स की जो है, जैसे हाइपोक्लोरस है, क्लोरस है, क्लोरिक है, परक्लोरिक एसिड्स हैं, इन्हीं की हमें अब ऑक्सीडाइजिंग पावर को डिस्कस करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो ऑक्सीजन देगा, जो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ठीक है, तो बताओ ऑक्सीजन कौन जल्दी रिलीज करेगा? जो लेस स्टेबल होगा। अब आप खुद ही बताइए, इसमें लेस स्टेबल कौन है, लीस्ट स्टेबल कौन है? ClO माइनस। तो लीस्ट स्टेबल होगा तो जल्दी टूटेगा, जल्दी ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होगी? HClO की, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, सबसे कम किसकी हो जाएगी? परक्लोरिक एसिड की हो जाएगी। क्यों? जैसे जैसे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो एनायन जो है वो इंक्रीज होगी, वैसे वैसे इनका डिकम्पोजिशन डिक्रीज हो जाएगा, और वैसे वैसे ऑक्सीजन का रिलीज कम हो जाएगा, और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कम हो जाएगी। यानी कि इस केस में स्टूडेंट्स, एसिडिक स्ट्रेंथ और ऑक्सीडाइजिंग पावर एक दूसरे के क्या हो गई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हो गई हमारी ऑक्सीडाइसिस। अब 2-3 क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स जो मैं आपको बताना रह गया था मेरा प्रीवियस वीडियोस में, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंपॉर्टेंट है, देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो की हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छी तरह से करना है। इसके अंदर N2 इज इनर्ट वाइल P4 इज रिएक्टिव। दोनों एक ही ग्रुप के हैं, ये भी 15 ग्रुप का है, ये भी 15 ग्रुप का है। ये डाई एटॉमिक है, ये टेट्रा एटॉमिक है। ये इनर्ट है, ये रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि भाई N2 में तो ट्रिपल बॉन्ड मिलते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होंगे, जबकि फास्फोरस के अंदर तो हमने इसका स्ट्रक्चर किया था, वाइट फास्फोरस का ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर, यहाँ सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड तो वीक होते हैं, वीक होगा तो भी जल्दी टूटेगा। ट्रिपल बॉन्ड जल्दी से टूटेगा नहीं, इस रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, इसलिए इनर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी से मिलता जुलता, कि जो N2 है वो तो डाई एटॉमिक होता है, जबकि P4 जो है वो टेट्रा एटॉमिक होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो भाई इसका रीज़न ये है कि नाइट्रोजन के अंदर तो बनते हैं p-pi बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, तो इनके p ऑर्बिटल्स के अंदर साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाती है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, और इसलिए ये डायटोमिक हो जाता है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन फास्फोरस के केस में क्या है कि इसका साइज़ बड़ा हो गया। अब साइज़ बड़ा हो जाएगा तो पाई बॉन्ड्स जो हैं नहीं बन पाएंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, तो ये अपनी वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई करेगा? ये तो आपस में ही 3 बॉन्ड बना लेंगे, 2 नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बन गए, यहाँ पर 2 फास्फोरस के बीच में तो 3 बॉन्ड बने नहीं, तो एक फास्फोरस को कितने बॉन्ड बनाने पड़े? 3 बॉन्ड बनाने पड़े, सिंगल बॉन्ड। तो ऑब्वियसली ये 4 फास्फोरस आपस में जुड़ गए, और इस तरह से ये आपका कौन सा हो गया? टेट्राएटॉमिक हो गया। ठीक, यानी इसका सिंपल वे में आंसर देना है तो स्टूडेंट्स यही है कि नाइट्रोजन में p-pi बॉन्डिंग होती है और फास्फोरस में नहीं होती। बिल्कुल सेम आंसर अगले ग्रुप में चलते हैं, 16 ग्रुप में, तो ऑक्सीजन और सल्फर का बनता है। जैसे कि अब ऑक्सीजन तो होती है डायटोमिक और सल्फर होता है ऑक्टाएटॉमिक, तो उसका भी रीज़न यही है स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन में तो ये डबल बॉन्ड बन गए। क्यों? क्योंकि यहाँ p-pi बॉन्डिंग हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इसके p ऑर्बिटल्स क्लोज है, साइडवेज ओवरलैपिंग हो गई। सल्फर के केस में स्टूडेंट सल्फर का साइज बड़ा हो गया, p दूर हो गए, साइडवेज ओवरलैपिंग हो नहीं पाई। तो हमने देखा था स्टूडेंट्स कि सल्फर का स्ट्रक्चर हमारा कैसा आ रहा था? इस तरह से पुक्कड़ स्ट्रक्चर आ रहा था, सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं इसके अंदर। जब एक सल्फर जो है वो 2-2 बॉन्ड बनाएगा, और इस तरह से यहाँ जब 8 सल्फर जुड़ेंगे तब वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, तो ये ऑक्टाएटॉमिक हो जाएगा। सिंपल आंसर ये है स्टूडेंट्स कि फास्फोरस और सल्फर में p-pi बॉन्डिंग नहीं होती, जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में p-pi बॉन्डिंग होती है। बिल्कुल इसी का अगले स्टेप पे चले हम, तो एक क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन 15 ग्रुप में अगर हम चलें तो नाइट्रोजन गैस है और फास्फोरस सॉलिड है। अगर हम 16 ग्रुप में चलें तो फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है जो गैस है, जबकि उसका नेक्स्ट एलिमेंट है सल्फर, वो सॉलिड है। तो इसका आंसर भी p-pi पे। देखो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन में p-pi बॉन्डिंग हो गई,
N2 बन गया, N2 डाइएटॉमिक हो गया, ठीक है। अब ये स्मॉल मॉलिक्यूल है क्योंकि दो ही हैं जुड़े हुए आपस में, तो सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया तो वॉन डेर वाल्स फोर्स वीक हो गए, वॉन डेर वाल्स फोर्स वीक हो गए तो ये कौन सी स्टेट में आ गया, गैसियस स्टेट में आ गया। जबकि फास्फोरस में हमने देखा 4 फास्फोरस आपस में जुड़ रहे हैं, टेट्रा एटॉमिक हो गया है, साइज बड़ा हो गया है, तो स्ट्रॉन्ग वॉन डेर वाल्स फोर्स हो जाएंगे और इसलिए कौन सी स्टेट में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से सेम आंसर हम किसका देंगे, ऑक्सीजन गैस क्यों होता है और ये सॉलिड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ 8 एटम जुड़ेंगे और यहाँ पे 2 ही जुड़ेंगे, तो इसका साइज छोटा हो गया, इसका साइज बड़ा हो गया, यहाँ फोर्स वॉन डेर वाल्स फोर्स वीक हो गई, यहाँ वॉन डेर वाल्स फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गई, ये गैस हो गया, ये आपका सॉलिड हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको 15, 16 और 17 ग्रुप्स के हाइड्राइड्स की 9 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी। उसके बाद में हमने सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स करे जो हमारे 6 टाइप्स के थे, उनके हमने फॉर्मूले करे, स्ट्रक्चर करे, शेप करे, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन के स्ट्रक्चर तो प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे, यहाँ पर हमने उनकी एसिडिक और ऑक्सीडाइजिंग पावर को डिस्कस किया, और लास्ट में स्टूडेंट्स हमने कुछ पी पाई बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करे कि पी पाई बॉन्डिंग के प्रेजेंस होने से क्या होता है और उनके एब्सेंट होने से क्या होता है। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।